नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को जेएनजी से सीधा संवाद करने जा रहे हैं, जिस पर सीजेपी तंज कसते हुए पूछ रही है कि क्या ये युवाओं को साधने की अब नई रणनीति है। उधर संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि अगर सदन चलाना है तो मोदी और शाह को सामने आना ही पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों पर E20 पेट्रोल के विरोध में आम आदमी पार्टी का जोरदार मार्च पुलिस ने रोक दिया, तो वहीं पटना में नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने वाटर कैनन चला दी। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जेएनजी से संवाद करेंगे मोहन भागवत, दीपके ने उठाए युवाओं को साधने पर सवाल। राज्यसभा में खड़गे की मांग, पीएम मोदी और अमित शाह सदन में मौजूद रहे। E20 पेट्रोल नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी का मार्च रोका, केजरीवाल ने सरकार को घेरा। मदरसों पर केशव मौर्य के बयान से विवाद, सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। त्रिशा कृष्णन टिप्पणी मामले में उदयनिधि को कोर्ट से राहत, स्टेशन बेल पर रिहाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेएनजी और जेएन अल्फा के साथ छात्रों से बातचीत करने के ऐलान पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि देश के युवाओं की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि नेताओं को उनकी बात सुननी और उनसे बात करनी पड़ रही है। अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं के दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देर रात तक सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब मोहन भागवत भी जेएनजी से बात करना चाहते हैं। उनके मुताबिक देर से ही सही, लेकिन अब ये समझ आ गया है कि जेएनजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही देश का भविष्य है। हालांकि दीपके ने यह भी कहा कि सिर्फ युवाओं से बात करना काम नहीं चल पाएगा। उनका कहना था कि जो लोग आज जेएनजी से संवाद करना चाहते हैं उनकी उम्र 70-80 साल है। ऐसे में युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राजनीति में अपनी उम्र के नए और युवा चेहरे भी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मेरी विनती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब या तो वो इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रहे हैं या फिर सदन में उपस्थित ना होकर संसद का अपमान कर रहे हैं। सुनिए खड़गे ने आगे क्या कहा। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे चोरी के मामले में एसआईटी जांच में अभी तक किसी भी साधु संत की भूमिका सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और खासकर के समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और वो उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। फिलहाल ये मामला पूरे देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेता धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि आज हमने E20 के विरोध में जनता की 2 लाख से ज्यादा पिटीशंस लेकर मोदी जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी की पुलिस ने हमें रोक दिया। हमने सभी पिटीशंस मोदी जी को भेज दी हैं। केजरीवाल ने सवाल भी किया कि मोदी जी, हमें अपनी ताकत दिखाने से होगा क्या? आप यही हिम्मत अगर ट्रंप को दिखाएंगे और देश पर E20 थोपना बंद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना देश फिर से एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। छात्र संगठनों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहे के पास बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उनका आरोप है कि सरकार ने छात्रों की रिहाई का भरोसा दिया था,
लेकिन अब तक कई छात्र जेल में हैं। नीट पेपर लीक को लेकर पिछले महीने हुए आंदोलन में पुलिस ने करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया था। अब छात्र संगठन सरकार से अपने वादे पूरे करने की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रही है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मदरसों पर केशव मौर्य के बयान से सियासत गरमाई। त्रिशा टिप्पणी विवाद में उदयनिधि को कोर्ट से बड़ी राहत। सुनेत्रा पवार पर गूंगी गुड़िया बयान से सियासत गरम। ट्रंप के नए टैरिफ पर अमेरिका में कानूनी जंग शुरू। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मौर्य ने दावा किया कि मदरसे अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इसे समाज को बांटने वाली राजनीति बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे मदरसा भारत का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, वो अघोषित रूप से आतंकवादियों को तैयार करने की फैक्ट्री है। डिप्टी सीएम ने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी ये बात कही थी और आज फिर से दोहरा रहे हैं। उनका दावा था कि जो लोग मदरसा शिक्षा लेते हैं वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं गाते और उनकी सोच आतंकवाद जैसी हो जाती है। केशव मौर्य के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों का जिक्र किए बिना 10 मिनट तक भी बयान नहीं दे सकता। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं के सामने परीक्षा, नौकरी और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी इन पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि धार्मिक और सांप्रदायिक बहस छेड़कर ध्यान भटकाना चाहिए। तमिलनाडु में अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें उसी दिन स्टेशन बेल पर रिहा करने का आदेश दे दिया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें चेन्नई स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। ये मामला कावेरी जल विवाद को लेकर हुई एक विरोध रैली में दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उदयनिधि ने भाषण के दौरान त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया और अब फैसला अदालत करेगी। उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद डीएमके कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने के लिए मिली। तमिलनाडु के कई हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। फ्लैश स्ट्राइक और सड़क जाम जैसे विरोध प्रदर्शन किए गए। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने पार्टी मुख्यालय में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। उधर टीवीके ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने स्थानीय पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ता पझा सेल्व कुमार ने दिल्ली में महिला आयोग को शिकायत देकर उदयनिधि से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं के बीच नया विवाद खड़ा हो चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर की गई गूंगी गुड़िया टिप्पणी पर अजीत पवार गुट की एनसीपी ने कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीट दौरे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर वो कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगी। कांग्रेस की इस टिप्पणी के बाद एनसीपी ने इसे महिला नेता का अपमान बताते हुए पलटवार किया। एनसीपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कभी अपनी राजनीतिक संस्कृति और मर्यादा के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो अपनी विचारधारा और संस्कारों से भटक चुकी है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि किसी महिला नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। राज्यों का कहना है कि ये फैसला मनमाना, बिना ठोस आधार का और कानून के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में ब्रिटेन, चीन, यूरोपीय संघ समेत करीब 60 देशों से आने वाले सामान पर 10 से 12.5% तक नया टैरिफ लगाया था। सरकार का कहना है कि कई देश जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से बने सामान के निर्यात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनियों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। व्हाइट हाउस ने भी इस फैसले का बचाव किया है। वहीं चीन, ब्राजील और जापान ने इसका विरोध किया। अब सभी की नजरें अमेरिकी अदालत के फैसले पर है। अगर अदालत राज्यों के पक्ष में फैसला देती है तो टैरिफ पर रोक लग सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.